स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और हम सुनने जा रहे हैं डकैती का जादूगर का पार्ट 8। रात के 12 बज रहे थे। सायन की झोपड़पट्टी में राजू के दारू खाने पे पूरी मस्ती थी। ठीक ठाक भीड़ थी वहां। रोशनी का इंतजाम जरूरत के हिसाब से था। आगे के 4 कमरों में लकड़ी के बेंचों पर पीने वाले बैठे थे। लकड़ी की टेबलें उनके सामने लगी थी। कम किंतु पर्याप्त रोशनी वहां फैली थी। कमरों के पार खुला अहाता था जहां चारपाइयां लगी थी और लोगों से वो भी भरी थी। कुछ लोग चारपाइयों के पास छोटे स्टूलों पर बैठे थे, कुछ फर्श पर बैठे थे। भीतर बाहर करीब 10 छोकरे सर्विस के लिए भागदौड़ कर रहे थे। 5-7 दादा टाइप लोग भी वहां घूम रहे थे कि कोई दंगा करे तो उठाकर उसे बाहर फेंक दे। इतने ज्यादा लोग होने पर भी वहां आवाजें ज्यादा नहीं उठ रही थी। रोज की तरह काम खामोशी से चल रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया तो एक दादा की नजर उन पर टिक गई। वो यहाँ आने वाले नए लोग थे, यहाँ आने के काबिल भी नहीं दिख रहे थे। दादा उनके पास जा पहुंचा। क्यों दोस्तों, क्या चाहिए? वो बोला। राजू से मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? किसी के बारे में जानकारी चाहिए जो यहाँ आता था और अब नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो राजू को क्या पता? वो जो भी है उसे कहीं और जाकर ढूंढो। राजू से मिलना जरूरी है। वो उसे जानती है। वो कई सालों से यहाँ आ रहा है। देवराज चौहान बोला। क्या नाम है उसका? विक्की पावड़े। क्या कर डाला उसने जो उसे रात के 12 बजे ढूंढने के लिए यहाँ आ पहुंचे? राजा से बात करने दो। कर लो, पर उसे भी पावड़े के बारे में कुछ पता नहीं होगा। वो आता था, पीता था, चला जाता था। आओ, कहकर वो पलटा और अलग से बने एक कमरे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन उसके पीछे थे। दादा के पीछे पीछे उन्होंने भी कमरे में प्रवेश किया। कमरे में डबल बेड पर 55 बरस की एक औरत बैठी नोटों को गिनकर गड्डियां बना रही थी। बेड पर नोट बिखरे पड़े थे। पास में 20 बरस की लड़की उसकी सहायता कर रही थी, जो कि उसकी बेटी लग रही थी। औरत ने एक नजर उठाकर उन्हें देखा, फिर नोटों को गिनते कह उठी। क्या है? ये दोनों विक्की पावड़े को ढूंढते यहाँ आए हैं, दादा ने कहा। मैंने पावड़े का ठेका ले रखा है, जो मुझे पता होगा वो कहाँ है। चलता कर दे इन्हें, राजू कह उठी। पावड़े के बारे में कोई काम की खबर दोगी तो नोट दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। राजू ने सिर उठाकर भरपूर निगाहों से देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। कितने देगा? 10,000। पहले दे। देवराज चौहान ने जेब से नोट निकाले और गिनकर 10,000 उसे दिए, बाकी जेब में रखे। मालदार लगता है। राजे राजो नोटों को वहां बिखेरे नोटों पर रखती बोली। बैठ जा। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। राजू की बेटी नोट गिनने और गड्डियां बनाने में व्यस्त रही। क्या किया है पावड़े ने? राजू ने पूछा। उससे जरूरी काम है, पर वो मिल नहीं रहा। पता लगा कि वो यहाँ बराबर आ रहा था। अब तो कई दिन से नहीं आया। राजू ने दादा को देखा। आया क्या? पिछले सप्ताह तो आया था, दादा बोला। 7-8 दिन हो गए। सुन लिया? राजू ने देवराज चौहान को देखा। यहाँ वो अकेला बैठता था या किसी के साथ बैठकर पीता था? देवराज चौहान ने पूछा। बता, राजू ने दादा से कहा। वो अक्सर रामवीर के साथ बैठकर पीता था। दोनों उसी दिन आते जब दोनों आते। तुम्हारा मतलब कि वो फोन पर तय कर लेते होंगे कि यहाँ मिलने हैं, देवराज चौहान बोला। ऐसा ही होता होगा। रामवीर आज आया हुआ है? कल आया था। वो भी पावड़े को पूछ रहा था कि आया कि नहीं। उसने बताया कि पावड़े से फोन पर बात नहीं हो पा रही। रामवीर कहाँ रहता है? देवराज चौहान ने पूछा। बोरीवली के जनता फ्लैटों में रहता है। M15 नंबर है उसका, दादा ने बताया। तेरे को नंबर कैसे पता?
राजू ने पूछा। साल भर पहले उससे उधार लेने उसके फ्लैट पर गया था। 8,000 उसकी तरफ था और 2 महीने से वो यहाँ नहीं आया था। तब पता किया था कि वो कहाँ रहता है। गया तो पता चला पैर की हड्डी चटकी पड़ी है। याद आया, मैंने ही तो तेरे को भेजा था। राजू ने सिर हिलाया, फिर देवराज चांद को देखा। कुछ और पूछना है? नहीं। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। कोई लफड़ा किया पावड़े ने? राजू ने पूछा। नहीं, उससे कुछ काम है परंतु मिल नहीं रहा। देवराज चांद और जगमोहन वहां से निकलकर बोरीवली पहुंचे। कार को फुटपाथ के पास खड़ी करके रामवीर का M15 नंबर फ्लैट ढूंढने लगे। रात का 1:15 बज रहा था। मुंबई की रफ्तार कुछ धीमी हो चुकी थी। 3-4 घंटों के लिए मुंबई की रफ्तार कुछ कम पड़ती थी। 4 बजे के बाद मुंबई फिर दौड़ने लगती थी। उसने बताया कि रामवीर कल आया था। वो भी पावड़े को पूछ रहा था कि आया कि नहीं। जगमोहन बोला। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इस बात से रामवीर इस वक्त पावड़े के संपर्क में नहीं था। मतलब है कि पावड़े का फोन बंद है, तो माया उससे किस नंबर पर बात किया करती थी? कोई दूसरा नंबर होगा। जल्द ही M15 नंबर का फ्लैट मिल गया, जो कि एक तंग गली में था। गली में कहीं कहीं लोगों ने फ्लैट के बाहर लाइट जला रखी थी। देवराज चांद ने फ्लैट का दरवाजा थपथपाया। कौन है? भीतर से औरत की आवाज आई। रामवीर से मिलना है, देवराज चांद ने कहा। ये कोई वक्त है आने का? औरत ने नाराजगी से कहा। फिर उसकी आवाज सुनाई दी। जाओ, तुमसे कोई मिलने आया है। बाहर ही बात कर लेना और ऐसे लोगों को दिन में आने को कहा करो। आधे मिनट बाद दरवाजा खुला। 40 बरस के व्यक्ति का चेहरा दिखा, मध्यम सी रोशनी में। कौन है? उसने पूछा। तुम रामवीर हो, विक्की पावड़े के दोस्त? देवराज चौहान ने पूछा। दोस्त? दोस्त बस इतना ही कि उसके साथ पीता हूं, कुछ बातें हो जाती हैं। रामवीर ने कहा। तुमसे पावड़े के बारे में बात करनी है, जरा बाहर तक आ जाओ। बाहर तक? वो कुछ शक में घिरा। मैं पावड़े को ढूंढ रहा हूँ। राजू के दारू खाने से आ रहा हूँ। राजू ने बताया कि तुम पावड़े के साथ पिया करते थे। तुम कौन हो? मैं पावड़े की पहचान वाला हूँ। पावड़े से कुछ काम है पर वो मिल नहीं रहा। हाँ, उसका फोन नहीं लग रहा। रामवीर ने कहा, फिर भीतर की तरफ मुंह करके बोला। मैं अभी आया। रामवीर देवराज चौहान और जगमोहन के साथ गलियों से बाहर आ गया। तुम पावड़े को कैसे जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। राजू के दारू खाने पर ही मुलाकात हुई थी हमारी। 2-3 साल हो गए। हम पीने पिलाने वाले अच्छे दोस्त बन गए। मेरा या पावड़े का जब पीने का मन होता तो एक दूसरे को फोन करके राजू के यहाँ मिलने का प्रोग्राम बना लेते। कल मैंने पावड़े को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा शायद राजू के यहाँ मुलाकात हो जाए, परंतु वहां भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। पीने के बाद तुम लोगों की बातें होती थी? होती थी? क्यों? पावड़े ने अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने काम के बारे में बताया होगा। अपने काम के बारे में वो ज्यादा बात नहीं करता था। दोस्तों और मिलने वालों के बारे में पीने के बाद अक्सर माया का जिक्र करता था। वो उसकी सहेली है पर मैं उससे मिला नहीं कभी। दोस्तों और मिलने वालों के बारे में पीने के बाद अक्सर माया का जिक्र कर देता था। वो उसकी सहेली है परंतु मैं नहीं मिला उससे। क्या कहता था माया के बारे में? पावड़े उसे चाहता था और उससे शादी करने की सोच रहा था। और किस किस के बारे में? वो बातें तो होती रहती थी पर वो कहता रहता था कि मेरे अलावा सिर्फ सुंदर ही उसका दोस्त है। उसने बताया कि कहाँ रहता है वो? देवराज चौहान बोला। एक बार उसने कहा था कि वो ज्योति फूले नगर में मंदिर वाली गली में रहता है। सुंदर उसका पुराना दोस्त है। पावड़े उस पर भरोसा करता है। रामवीर ने दोनों को देखकर कहा। पर बात क्या है जो तुम लोग? पावड़े खतरे में है, मैं उसे बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या किया उसने? जब पावड़े मिले तो उससे पूछना। तुमने पावड़े के मुंह से कभी गिरीश सोनी का नाम सुना? गिरीश सोनी? रामवीर ने सोच भरे स्वर में कहा।
हाँ, गिरीश सोनी। नहीं, ये नाम कभी नहीं सुना। विनय बरूटा का नाम सुना है? हाँ, इससे तो मैं मिल भी चुका हूँ। रामवीर तुरंत कह उठा। 2 महीने पहले की बात है, राजू के दारू खाने पर हमने पीनी शुरू की ही थी कि पावड़े को फोन आया। पावड़े ने फोन करने वाले को वही बुला लिया और वो 15 मिनट में ही वहां आ गया। उसने पावड़े को अलग ले जाकर मिनट भर बात की और मैंने देखा उसने पावड़े को 500 के नोटों की गड्डी दी। फिर वो चला गया। जब पावड़े वापस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पूछा कि वो कौन था। तो पावड़े ने बताया कि उसकी पहचान वाला है। उसका नाम विनय बरूटा है। तब से मुझे ये नाम याद रह गया। ये 2 महीने पहले की बात है। हाँ। इसके अलावा कुछ और कहो कि पावड़े को ढूंढे तो कहाँ ढूंढा जा सकता है? देवराज चौहान ने कहा। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। हम लोगों की दोस्ती यहाँ मिलने और पीने पिलाने तक ही है। रामवीर से बातचीत होने के बाद उससे विदा ली और अपनी कार में आ बैठे। जगमोहन ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अब क्या प्रोग्राम है? ज्योति फूले मार्ग सुंदर को? रात के 2 बजने जा रहे हैं, बेहतर होगा कि हम भी कुछ आराम कर लें और सुबह सुंदर की तलाश करें। इस वक्त सुंदर के बारे में बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। देवराज चौहान ने कहा। तो बंगले पर चलते हैं, सुबह से 1 मिनट का चैन नहीं मिला। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे फोन की बेल ने देवराज चौहान को नींद से उठाया। हेलो। बंद आंखों से ही देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। देवराज चौहान। उधर से सुनीलकर की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने सुनीलकर की आवाज को पहचाना। कहो सुनीलकर। देवराज चौहान बोला। गजब हो गया देवराज चौहान, मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। मैं तुम्हारे लिए विक्की पावड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी मैं पावड़े के फ्लैट का फेरा लगाने आ गया। दरवाजा खुला था, मतलब कि लॉक नहीं था। मैं भीतर आया तो पावड़े की लाश सामने देखी। देवराज चौहान की आंखें उसी पल खुल गई। वो उठ बैठा। विक्की पावड़े की लाश? देवराज चौहान के होठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। हाँ, इस वक्त मेरे सामने पड़ी है। वो सोफे पर लुढ़का पड़ा है। चाकू से उसका गला काटा गया है। खून से उसका शरीर लाल हो रहा है। और यही हाल सोफे का है। मेरी टांगे नीचे फैली हुई हैं, मेरी तो बुरी हालत हो रही है पावड़े को मरा पाकर। तुम वहां कब पहुंचे? अभी 5-7 मिनट पहले। दरवाजा लॉक नहीं था? नहीं, परंतु बंद था। उसके आसपास कहीं सामान पड़ा है? देवराज चौहान ने पूछा। सामान? कैसा सामान? सूटकेस, लेदर के सूटकेस। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 मिनट, मैं देख लूं। मिनट भर बाद सोनलकर की आवाज आई। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। सोनेलकर। देवराज चौहान बोला। तुम वही रहो। मेरे आने तक बाहर मत निकलना, वहीं ठहरना। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और कई पलों तक बेड पर ही बैठा रहा। चेहरे पर सोचों की लकीरें झलक रही थी। रात माया की हत्या हुई और सुबह पावड़े की हत्या हो जाने की खबर मिल गई। देवराज चौहान उठाकर उठकर जगरूम देवराज चौहान उठकर जगमोहन के बेडरूम में पहुंचा और उसे नींद से उठाया। रात बंगले पर पहुंचकर सोते सोते उन्हें 3 बज गए थे। जगमोहन तुरंत उठा और बोला, आज हमें सुंदर के यहाँ जाना है, मैं चाय बनाता। पावड़े की हत्या हो गई है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन 2 पल तो समझा ही नहीं कि देवराज चौहान ने क्या कहा है। सुनीलकर का फोन आया है। वो पावड़े को तलाश करता पावड़े के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पावड़े की लाश देखी। देवराज चौहान ने बताया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन जब बांद्रा की चांद सोसाइटी पहुंचे तो सुबह के 10:30 बज रहे थे। पावड़े के फ्लैट का दरवाजा बंद था। जब उसे खोला तो वो खुल गया। दोनों ने भीतर प्रवेश करते ही दरवाजा बंद किया कि ठिठक कर रह गए। सुनीलकर परेशानी से टहल रहा था और सामने सोफे पर पावड़े की डरा देने वाली लाश पड़ी थी। चाकू से पावड़े का गला कटा हुआ था। उसका सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था। कमीज और सोफा खून में रंगा पड़ा था। उसकी टांगे फर्श पर फैली थी। लगता था जैसे वो सोफे पर बैठा हो और पीछे से किसी ने एकाएक गला काट दिया हो। देवराज चौहान ने ध्यानपूर्वक लाश को देखा। तुमने लाश को छेड़ा? देवराज चौहान ने सुनीलकर से पूछा। जरा भी नहीं, सुनीलकर ने कहा। पावड़े मुझे इसी हाल में मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था।
देवराज चौहान ने पावड़े की लाश पर पड़े कपड़ों की तलाशी ली। जेब से मोबाइल और रुमाल, पर्स वगैरह निकले। तुम एक बार घर की तलाशी लो कि जैम डिमोरा का सामान तो यहाँ नहीं लाया गया, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन वहां की तलाशी लेने में लग गया। देवराज चौहान को पर्स में खास कुछ नहीं मिला। उसने मोबाइल चेक किया। 2-3 मिनट मोबाइल चेक करता रहा, फिर फोन को अपनी जेब में रख लिया। चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। लाश ज्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। सूखे खून का रंग अभी लाल ही था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि पावड़े की हत्या हुए 4-5 घंटों से ज्यादा नहीं हुआ था। तभी जगमोहन पास आकर कह उठा, कुछ नहीं मिला। देवराज चांद ने सुनील की तरफ पलटकर कहा, तुम जाओ सोनलकर। लेकिन बात क्या है? पावड़े को किसने मारा? सुनीलकर अभी तक परेशान था। तुम्हारी तरह हमें भी कुछ नहीं मालूम, देवराज चौहान बोला। मैं जाऊं? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कभी मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना, खास तौर से किसी डकैती में मेरी जरूरत हो तो। कहने के साथ ही सुनीलकर आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला, फिर दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, रात नगीना ने मुझे बताया था कि माया की हत्या चाकू से गला काट कर की गई थी। पावड़े को भी इसी तरह मारा गया है। जगमोहन ने लाश पर नजर मारी। हाँ, रात को तो हम सोच रहे थे कि माया को पावड़े ने मारा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। माया और पावड़े को मारने वाला एक ही इंसान है। वो तेजी से उसे रास्ते से हटाता जा रहा है जो उसे जानते हैं। मतलब जैम डिमोरा की दौलत उसी के पास है जिसने माया और पावड़े की हत्या की है। इन्हें मारकर वो सुरक्षित हो जाना चाहता है कि अब उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो कौन है? जगमोहन ने पूछा। विनय बरूटा हो सकता है, देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़ कर कहा। इन हालातों में 90% विनय बरूटा की ही याद आती है। वो शुरू से ही इस मामले से जुड़ा हुआ है और जानता है कि हम पावड़े को ढूंढ रहे हैं। देर सवेर में उस तक पहुंच जाएंगे। पावड़े की हत्या करके वो हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देना चाहता है। पावड़े खत्म तो हमारी भागदौड़ भी खत्म। जगमोहन एकटक देवराज चौहान को देखता रहा। वो कोई और भी हो सकता है। और कौन? जो इस मामले की जानकारी रख रहा हो, जिसे पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। और भी हो सकता है, परंतु 90% बरूटा का ही ध्यान आता है। उसके पास दौलत लूटने से लेकर अब तक वक्त ही वक्त था ये सब करने के लिए। उसे हर बात की जानकारी थी। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, हम रघु को भूल रहे हैं। वो भी तो वो भी नहीं बचेगा, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। जगमोहन व्याकुल सा देवराज चौहान को देखने लगा। माया को इस मामले की जानकारी थी। हम माया तक पहुंचे तो कुछ घंटों बाद माया की हत्या कर दी गई। हमें पावड़े की जरूरत थी, जो कि देर सवेर हमें मिल ही जाता, परंतु उसकी भी हत्या हो गई। इससे सोचा जा सकता है कि रघु रघु भी मार दिया जाएगा। हमें रघु के घर जाकर देखना चाहिए। जरूरी तो नहीं उसे उसके घर पर ही मारा जाए, फिर भी वहां जाकर देख लेते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं आस पड़ोस से पता करता हूँ कि पावड़े को किसी के साथ आते देखा। लाश देखकर साफ पता चलता है कि पावड़े सोफे पर बैठा था और पीछे से किसी ने उसकी गर्दन काट दी। मतलब कि वो जो कोई भी था उसके साथ ही आया था। पावड़े जानता था कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, तो उसने फ्लैट पर आने का खतरा क्यों मोल लिया? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। पावड़े ने दौलत कहाँ रखी? जिसने पावड़े को मारा, अब दौलत उसी के पास है। वो विनय बरूटा भी हो सकता है और कोई दूसरा भी। तुम रात के चौकीदार को ढूंढो और उससे पूछो कि उसने पावड़े को आते देखा। साथ में कौन था? मैं तुम्हें कार के पास ही मिलूंगा, फिर रघु के घर चलेंगे। पावड़े की मौत ने हमारे सामने परेशानी खड़ी कर दी है, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। पहले हमारे पास दिशा तो थी कि हमने पावड़े की तलाश करनी है। पावड़े की मौत के बाद हमारे सामने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। रास्ता है, देवराज चौहान बोला। अब हम विनय बरूटा को अच्छी तरह चेक करेंगे। उसके ठिकानों के बारे में पता करके वहां तलाशी लेंगे। इस मामले में अब हमारे सामने विनय बरूटा ही बचता है। रामवीर ने बताया था कि सुंदर पावड़े
पावड़े सुंदर को खास दोस्त मानता है। संभव है सुंदर का भी दखल हो इस मामले में। उसे भी अभी चेक कर लेंगे। देवराज चांद ने आसपास से पावड़े के बारे में जानने की कोशिश की कि वो कब फ्लैट पर लौटा, आते हुए देखा गया हो, परंतु इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सका। जगमोहन ने चौकीदारों से पूछताछ की, परंतु पावड़े के आने की खबर किसी के पास नहीं थी। वो कार में रघु के घर की तरफ चल पड़े। अगला दृश्य। रघु का कमरा पहले की ही तरह था। बगल में झोपड़ी के बाहर बैठी वो औरत मिली। उसने बताया कि रघु अभी तक नहीं आया, वो रोज कमरे की साफ सफाई कर देती है। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन ज्योति फूले मार्ग पर बनी बस्ती पर पहुंचे। कार उन्होंने सड़क के किनारे पार्क कर दी। यहाँ एक एक कमरे के, कहीं कहीं दो दो कमरे के घर बने हुए थे। पतली गलियों का जाल बिछा था। वो मंदिर वाली गली के बारे में पूछते उस गली तक आ पहुंचे और वहां उन्होंने सुंदर के बारे में पूछा। उन्हें बता दिया गया कि गली में सुंदर का कौन सा कमरा है। वो उसी कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था और भीतर चारपाई पर अधलेटा सा व्यक्ति बैठा सिगरेट का कश ले रहा था। उन्हें देखते ही उठ बैठा। जगमोहन, देवराज चौहान और जगमोहन भीतर प्रवेश कर गए। कौन हो तुम लोग? उसने चारपाई से खड़ा होने की कोशिश की। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस चारपाई पर बिठाया और कड़वे स्वर में बोला, तेरा नाम सुंदर है? हाँ, क्यों? वो कुछ हैरान दिखा। पावड़े को मार दिया तूने? साथ ही देवराज चौहान ने चांटा मारा उसके गाल पर। क्या? वो चौंका। पावड़े मर गया? सुबह ही तो मारा तूने, उसके फ्लैट पर। कि क्या कह रहे हो? मैं तो उससे कई दिनों से मिला भी नहीं। सुंदर हक्का बक्का सा कह उठा। झूठ बोलता है? जगमोहन उस पर झपटा। तो 3-4 दिन से उसके साथ था। जगमोहन ने उसके सिर पर घूंसा मारा। सुंदर चारपाई पर लुढ़क गया। सच बता साले, नहीं तो। मैं सच कह रहा हूं। मैं कई दिनों से व्यस्त था। मेरी पत्नी को हार्ट अटैक हुआ है। 6 दिन से दिन रात में अस्पताल में था। अब भी कुछ देर पहले ही लौटा हूं कि नहा धो लूं। अस्पताल वाले बता देंगे ये बात। पर तुम लोग कौन हो जो आते ही मुझ पर पावड़े की हत्या करने के बारे में कहने लगे? वो सच में मर गया? सुंदर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। हमारे साथ अस्पताल चल, जगमोहन गुर्राया। वहां पता करेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठ। पता कर लो, मैं अभी नहा धोकर चलता। अभी ऐसे ही चल। जगमोहन ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उठाया। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजा। दूसरी तरफ ओमी खुराम था। देवराज चौहान ने बात की। पावड़े को ढूंढ रहे हो? ओमी खुराम ने पूछा। पावड़े तो नहीं मिला, उसकी लाश मिल गई है, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे कि विनय बरूटा को चेक करना बहुत जरूरी है। इस पूरे फ्रेम में एक वही है जो। देवराज चौहान, ओमी खुराम की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें बरली का एक पता दे रहा हूं, वहां पहुंचो। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उधर से ओमी खुराम ने पता बताया। लेकिन मैं वहां क्यों जाऊं? देवराज चौहान उलझन में दिखा। तुम्हारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, ओमी खुराम ने कहने के साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव समेटे फोन जेब में रखा। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। ओमी खुराम हमें वर्ली के शार्प डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचने को कह रहा है। पता बताया उसने। शार्प डिटेक्टिव एजेंसी? जगमोहन के होंठों से निकला। मेरे ख्याल में कुछ हो गया है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अभी चलो यहां से। इसका क्या करें? जगमोहन ने सुंदर को देखा। इससे फिर बात करेंगे। लेकिन मैंने पावड़े को नहीं मारा, मैं तो अस्पताल में, सुंदर ने कहना चाहा। जगमोहन ने उसकी कमीज का कॉलर छोड़ा और देवराज चौहान के साथ बाहर निकल गया। अगला दृश्य। जगमोहन और देवराज चौहान वर्ली के उस पते पर पहुंचे। व्यस्तम इलाके की फरारी मैंशन नाम की इमारत की तीसरी मंजिल पर शार्प डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस था। फरारी मैंशन में लोगों का आना जाना काफी हो रहा था।
शीशे का दरवाजा धकेल कर दोनों भीतर प्रवेश कर गए। सामने छोटे से रिसेप्शन पर खूबसूरत युवती मौजूद थी। उसकी पैनी निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर टिक गई और मुस्कुराकर बोली, वेलकम सर। मुझे किसी ने यहाँ पहुंचने को कहा है, वजह मैं नहीं जानता। देवराज चौहान बोला। आपका शुभ नाम सर? उसने पूछा। देवराज चौहान। ओह यस। वो फौरन डेस्क के पीछे से उठी। सर आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। कहने के साथ ही वो एक तरफ के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गई। देवराज चौहान और जगमोहन उसके पीछे थे। दरवाजे के पार छोटा सा हॉल कमरा था जहां 7-8 लोग कुर्सी टेबल पर बैठे अपने कामों में व्यस्त थे। कोई फोन पर बात कर रहा था तो कोई कुछ लिखने में लगा हुआ था। एक आदमी अभी अभी सामने का दरवाजा खोलकर भीतर आया था। युवती सीधी उसी दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोलकर भीतर झांकती हुई कह उठी, सर, मिस्टर देवराज चौहान आए हैं। फिर गर्दन घुमाकर पास आ चुके देवराज चौहान से बोली, आप भीतर जा सकते हैं। देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। युवती चली गई, दरवाजा बंद हो गया। भीतर नजर पड़ते ही देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तुम? जगमोहन के होंठों से निकला। यहां? बड़ी सी टेबल के उस पार गिरीश सोनी बैठा उन्हें देख रहा था। वो गिरीश सोनी जो उन्हें पावड़े के फ्लैट पर मिला था, जिसने कहा था कि पावड़े ने उसे 26 करोड़ देने के लिए बुलाया था। टेबल के इस पार जैम डिमोरा बैठा था, लेकिन उसने गर्दन घुमाकर इनकी तरफ देखने की चेष्टा नहीं की थी। उसी पल गिरीश सोनी उठता हुआ कह उठा, तुम दोनों से फिर मिलकर मुझे खुशी हुई। जबकि वो शांत नजर आ रहा था। बैठो। दोनों तब तक कुर्सियों के पास पहुंच चुके थे। वो बैठे। अन्य कुर्सियों पर बैठे जैम डिमोरा को देखा, जिसने कीमती कपड़े पहन रखे थे। ओमी खुराम को तुम कैसे पहचानते हो? जगमोहन ने पूछा। गिरीश सोनी चुप रहा। वो सोचों में लगा रहा। तुम प्राइवेट जासूस हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। तो इस मामले में तुम क्या कर रहे हो? गिरीश सोनी ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और उस पर उंगलियां चलाने के बाद फोन देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ बढ़ाया। देवराज चौहान ने फोन लेने की चेष्टा नहीं की। फोन की स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो देखो, गिरीश सोनी बोला। देवराज चौहान और जगमोहन ने फोन पर नजर मारी। वो किसी लाश की तस्वीर थी। मरने वाले की आंखें खुली पड़ी थी। ये कौन है? जगमोहन ने पूछा। रघु। गिरीश सोनी ने फोन वाला हाथ वापस खींच लिया। रघु? शंकर चौक के पास 2 घंटे पहले इसकी लाश पुलिस को मिली है। विक्की पावड़े की लाश तुम दोनों देख ही चुके हो। तो तुम्हें पता है पावड़े की मौत हो चुकी है? देवराज चौहान बोला। हाँ। उसकी लाश सुबह 5 बजे देखी थी मैंने। 5 बजे? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मेरा ख्याल है कि वो 5 बजे मरा। तुमने मारा उसे? नहीं। गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। रघु को, पावड़े को किसने मारा? देवराज चौहान की निगाह गिरीश सोनी के चेहरे पर टिकी थी। माया को तुम भूल रहे हो? हाँ हाँ, माया को भी। कम से कम मैंने नहीं मारा, गिरीश सोनी ने कहा। तुम इस मामले में कर क्या रहे हो? देवराज चौहान ने अपना प्रश्न दोहराया। मैं प्राइवेट जासूस हूं और जैम डिमोरा अक्सर मेरी सेवाएं लेते रहते हैं। जैम डिमोरा ने ही मुझे अपनी दौलत ढूंढने को कहा था। जब हम मिले तो तब मैं पावड़े को तलाश कर रहा था। समझा। जैम डिमोरा के कहने पर तुम उसकी दौलत ढूंढ रहे हो? हाँ। तब से ही तुम दोनों पर मेरे आदमी नजर रख रहे हैं। तुम दोनों क्या क्या कर रहे हो, इसकी रिपोर्ट मुझे मिलती रहती है और मैं जैम डिमोरा को खबर करता रहा। गिरीश सोनी के चेहरे पर गंभीरता थी। हमें महसूस नहीं हुआ कि कोई हमारा पीछा करता रहा। देवराज चौहान बोला। तुमने हमें यहाँ बुलाया? हाँ। क्यों? यही बात करने के लिए। पावड़े को किसी ने मार दिया, रघु को किसी ने मार दिया। अब जैम डिमोरा की दौलत कैसे तलाश करोगे? कहीं तुम? जगमोहन बोला। ये तो नहीं कहना चाहते कि दौलत हमारे पास है?
दौलत हमने ढूंढ ली है, गिरीश सोनी ने शांत स्वर में विस्फोट किया। ढूंढ ली? जगमोहन के होठों से निकला। कहाँ है? कहाँ से मिली? कैसे ढूंढी? और विनय बरूटा के पास है दौलत। विनय बरूटा? जगमोहन चौंका। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये काम विनय बरूटा ने। तुम लोग भी दौलत को ढूंढ लेते अगर विनय बरूटा के ठिकाने की जानकारी तुम लोगों को होती। परंतु जैम डिमोरा खुद विनय बरूटा को चेक करना चाहता था, इसलिए तुम्हें बरूटा के ठिकाने के बारे में नहीं बताया गया। इस काम में मैंने जैम डिमोरा की सहायता की। मैंने और मेरे एजेंटों ने हर पल उस पर नजर रखी। तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि पावड़े को रघु ने माया और पावड़े को रघु ने मारा और रघु को विनय बरूटा ने शूट किया। ओह! देवराज चौहान के होठों से निकला। तो इस सारे मामले के पीछे विनय बरूटा रहा? गिरीश सोनी चंद पल खामोश रहकर कह उठा। जैम डिमोरा से मिलना चाहोगे? दौलत मिल गई है तो जैम डिमोरा से मिलने का कोई मतलब ही नहीं रहा। देवराज चौहान बोला। मुझे सिर्फ सोहनलाल जैम डिमोरा के पास है। इसके लिए तुम्हें जैम डिमोरा से ही बात करनी होगी, गिरीश सोनी ने कहा। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। हम जैम डिमोरा से मिलेंगे। जैम डिमोरा साहब यहीं बैठे हैं? गिरीश सोनी ने जैम डिमोरा की तरफ इशारा किया, जो अभी तक खामोश बैठा था। देवराज चौहान और जगमोहन ने हैरानी से जैम डिमोरा को देखा। वो दोनों को देखकर मुस्कुराया और मीठे स्वर में बोला, क्या हाल है दोस्तों? तुम जैम डिमोरा हो? जगमोहन कह उठा। हाँ, मैं ही जैम डिमोरा हूं। उसने सिर हिलाया। जैम डिमोरा फ्रॉम हांगकांग। जब मेरी दौलत लूटी गई तो मैं 12 घंटों में इंडिया आ गया था, लेकिन ये बात मैंने किसी से नहीं कही। ओमी खुराम से खबर लेता रहा कि कौन क्या कर रहा है, परंतु मैं गिरीश साहब के संपर्क में रहा। इससे मैं यदा कदा काम लेता रहता हूँ। मेरे सामने ना आने की वजह विनय बरूटा ही था। मुझे शुरू से ही इस बात पर भरोसा था कि यह काम विनय बरूटा ने किया है। मेरा ख्याल ठीक निकला। दौलत विनय बरूटा के। फिर तो तुम्हें चाहिए कि सोहनलाल को छोड़ दो। जैम डिमोरा उठा और उस छोटे से कमरे में टहलता हुआ कह उठा। हम में ये बात हुई थी कि तुम दौलत लाकर मुझे दोगे और मैं सोहनलाल को तुम्हारे हवाले करूंगा। उम्मी खुराम से यही बात तय हुई थी, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। तुम अपनी बात पर खरे नहीं उतर पाए। दौलत तुमने हमें दौलत तुमने नहीं, हमने ढूंढी। जैम डिमोरा के स्वर में मीठे भाव थे। ऐसी स्थिति में तुम सोहनलाल को वापस नहीं मांग सकते। जैम डिमोरा? देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। सोहनलाल को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जैम डिमोरा ने इसे मीठे लहजे में कहा। मुझे पता लगा है कि तुम डकैती के जादूगर हो, शानदार डकैतीबाज हो। गिरीश सोनी के मुंह से तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मैं वास्तव में हैरान हूं। मैंने कुछ लोगों से तुम्हारे बारे में मालूम किया तो बात सही निकली। डकैती के जादूगर? काबिल लोगों को तो मैं हमेशा ही सलाम करता हूँ। अपने दोस्त सोहनलाल को लेकर टेंशन मत लो। मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूं कि तुम सोहनलाल को बचा लो। मुझे लगता है कि तुम सोहनलाल को जरूर बचा लोगे। क्या कहना चाहते हो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन भी सतर्क दिखने लगा। दौलत के रूप में हीरे जवाहरातों का पता तो चल गया है, लेकिन उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो विनय बरूटा के पास है तो। बरूटा गिरीश के हाथों से निकल भागा। उसने पहले ही भांप लिया कि क्या होने जा रहा है। या अपने ठिकाने के आसपास फैले गिरीश के एजेंटों की मौजूदगी उसने पा ली थी। जब उसे पकड़ा जाने वाला था तो वो निकल भागा। जैम डिमोरा का स्वर शांत था। बात सिर्फ दौलत की होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती, पर मुझे हीरे जवाहरातों से प्यार है। पूरी जिंदगी मैं उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खरीदता रहा, इसलिए उन्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ। विनय बरूटा के हाथ से निकल जाने के बाद उसके ठिकानों को चेक किया तो एक जगह से कुछ कागज मिले, जिनसे पता चला कि मेरे हीरे जवाहरात उसने कहाँ पर रखे हुए हैं। बरूटा कब हाथों से निकला? देवराज चौहान ने पूछा। आधी रात के बाद, समझो सुबह 4 बजे। तब पावड़े और रघु उसके साथ थे।
रघु ने पावड़े की हत्या क्यों की? ये मैं नहीं जानता कि उन तीनों के बीच क्या चल रहा था। बरूटा हाथ आया आता तो जानकारी मिल जाती। बरूटा पर तुम लोगों को शक कब हुआ? कल रात को, गिरीश सोनी बोला। मेरा आदमी माया की निगरानी पर था। कल शाम रघु वहां पहुंचा और उसने माया की हत्या कर दी। मेरे आदमी ने रघु का पीछा किया। रघु वहां से सीधा विनय बरूटा के एक ठिकाने पर पहुंचा था। इसके बाद मुझे समझते देर नहीं लगी कि पावड़े के पीछे बरूटा ही है। तुम्हारा आदमी रघु को पहचानता था? हाँ, मेरे सब एजेंट बरूटा, पावड़े, रघु की तस्वीरें देख चुके थे। तभी तो वो उन्हें ढूंढ रहे थे। बरूटा ने तगड़ा खेल खेला, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने जैम डिमोरा से कहा। तुम अपनी दौलत के बारे में बता रहे थे, कहाँ है वो? प्राइवेट वॉल्ट में। विनय बरूटा ने सारी दौलत उसी दिन वॉल्ट में रख दी जिस सुबह उसे लूटा गया था। उसने उसी दिन डायमंड प्राइवेट वॉल्ट में एक केबिन किराए पर लिया और 3 सूटकेस वहां रख दिए। कैसे जानी ये बात? बरूटा के ठिकाने पर मिले वॉल्ट के कागजों से। ये कैसे जाना कि उसने तीनों सूटकेस वहां रखे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। गिरीश ने घंटा भर पहले ही वॉल्ट के एक कर्मचारी को घर से पकड़कर उसे धमकी देकर 25,000 रुपया देकर ये बात जानी। उस कर्मचारी ने बताया कि उस दिन जो केबिन किराए पर लिया गया उसमें 3 सूटकेस वहां रखे हैं। विनय बरूटा ने विक्रम राणा के नाम से एक केबिन किराए पर लिया हुआ है, लेकिन पूछने पर विक्रम राणा का जो हुलिया उसने बताया वो बरूटा का ही निकला। जैम डमोरा ने बेहद सामान्य स्वर में बताया। विनय बरूटा कभी भी दौलत को वहां से निकाल ले जा सकता है, देवराज चौहान ने कहा। नहीं ले जा सकता, जैम डिमोरा बोला। गिरीश के 3 एजेंट डायमंड प्राइवेट वॉल्ट पर नजर रखे हैं। वो बरूटा को वहां से निकल जाने में सफल नहीं होने देंगे। दौलत ले जाना बड़ी बात होगी उसके लिए। तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें चूना लगा गया, जगमोहन ने व्यंग से कहा। करीब का दुश्मन जो दोस्त के रूप में हो कभी कभी पहचाना नहीं जाता। बरूटा ने कुछ देर के लिए मुझे परेशान अवश्य कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। दौलत मुझे मिल जाएगी। बरूटा ने मेरी दोस्ती गंवा दी। वो जब भी मेरे हाथ लगा मारा जाएगा। जब दौलत मुझे वापस मिल जाएगी तो बरूटा को दर्द बहुत होगा। जैम डिमोरा मुस्कुरा पड़ा। दौलत तो वॉट में बंद है, तुम्हें नहीं मिल सकेगी, जगमोहन बोला। मिल जाएगी, जैम डिमोरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। डकैती का जादूगर मुझे मेरी दौलत वापस ला कर देगा। इसके साथ ही उसकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। हम? जगमोहन चौंका। मैं जानता था तुम यही कहोगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने सब कुछ सोचकर ही मुझे यहां बुलाया। ये बात हमेशा याद रखना कि सोहनलाल मेरा पैसा लूटने में शामिल रहा। कोई मेरी हुकूमत से छेड़े, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। सोहनलाल अभी तक जिंदा है तो तुम्हारी वजह से, देवराज चौहान। आगे भी वो जिंदा रहा तो उसकी वजह तुम ही रहोगे। सोहनलाल को वापस पाने के लिए तुम्हें डायमंड प्राइवेट वॉल्ट में डकैती करके मेरे हीरे जवाहरात वापस मेरे हवाले करने होंगे। तभी सोहनलाल जिंदा, सही सलामत तुम्हें मिल सकेगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं सोहनलाल की गलती को तुम्हारे द्वारा सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए कि सोहनलाल की गलती को सुधार सको। अगर ये काम करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो। दौलत वापस पाने का मैं कोई और तरीका निकाल लूंगा। तब सोहनलाल मारा जाएगा। तुम्हारे पास डकैती करने का हुनर है। तुम बहुत ही काबिल इंसान हो। गिरीश सोनी तुम्हें डकैती का जादूगर कहता है तो तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मामूली काम होगा, देवराज चौहान। फर्क सिर्फ यही होगा कि इस डकैती के बदले तुम्हें देवराज चौहान मिलेगा, दौलत नहीं मिलेगी। कहने के साथ ही जैम डिमोरा पुनः चहलकदमी करने लगा। डकैती करना खेल नहीं होता, जैम डिमोरा। मैं तो सच कहा तुमने, ये खेल नहीं है। मैं मानता हूं, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं ही कर लेता ये काम। तुम्हें क्यों कहता? गिरीश सोनी का कहना है कि डायमंड प्राइवेट वॉल्ट में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। देश का सर्वोत्तम सुरक्षित वॉल्ट है। सुरक्षा का इंतजाम स्पेन की और स्विट्जरलैंड की कंपनी ने किए हैं।
2 बार कुछ लोगों ने इस वॉल्ट में घुसने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बार वो पकड़े गए, कुछ मारे गए। लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना है, उससे ये सोच सकता हूं कि तुम्हारे लिए ये काम आसान नहीं तो कठिन भी नहीं। तुम बहुत तेज हो इस काम के लिए, जैसे कि सोहनलाल तेज है। वो भी कमाल का आदमी है। मेरी इतनी सुरक्षित तिजोरी को खोल लिया, जबकि कंपनी ने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता। मैंने एक कंपनी की बात की इस बारे में, तो वो ये मानने को ही तैयार नहीं हो रहे कि किसी ने तिजोरी खोल ली है। देवराज चौहान गंभीर निगाहों से जैम डिमोरा को देख रहा था। जगमोहन बेचैन दिख रहा था। गिरीश सोनी की निगाह देवराज चौहान और जगमोहन पर थी। तुम्हें बताओ, जगमोहन ने गिरीश सोनी से कहा, डायमंड वॉर्ड को लूटा जा सकता है? गिरीश सोनी ने फुट कुर्सी पर पहलू बदलकर जैम डिमोरा की तरफ देखा। मेरी बात का जवाब दो, उधर क्या देख रहे हो? जगमोहन पुनः बोला। मेरी राय में तो डायमंड वॉर्ड को नहीं लूटा जा सकता, गिरीश सोनी ने कहा। सुन लिया तुमने? जगमोहन ने जैम डिमोरा से कहा। तुम एक ऐसा काम करने को तुम एक ऐसा काम हमें करने को कह रहे हो जो हो ही नहीं सकता। जो काम हो ही नहीं सकता उसे करने को क्यों कह रहे हो? कोई और काम हमसे करा लो। हम तुमने सुना नहीं, गिरीश कुछ और भी कह रहा है। जैम डिमोरा मुस्कुराया। कुछ और? लेकिन इसने तो और कुछ भी नहीं कहा। जगमोहन ने गिरीश सोनी को देखा। डायमंड वॉल्ट को लूटने में अगर कोई सफल हो सकता है तो वो देवराज चौहान ही है। मतलब कि ये। गिरीश सोनी ने देवराज चौहान को देखा। डायमंड वॉल्ट को जादूगर ही लूट सकता है, देवराज चौहान जैसा डकैती का जादूगर। तुम पागलों वाली बात कर रहे। मैंने जो कहना था कह दिया, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम दोनों तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, जगमोहन झुंझुलाकर बोला। देवराज चौहान कोई जादूगर नहीं है, साधारण सा इंसान है। क्यों इसे हवा दे रहे हो? ये सुरक्षित वॉल्ट को लूट ही नहीं सकता। ये तो देवराज चौहान कई बार ऐसे सुरक्षित वॉल्टों को लूट चुका है, गिरीश सोनी ने कहा। ये तो कहने सुनने की बातें हैं, ये काम नहीं हो सकता। सोहनलाल से हमें इतना प्यार भी नहीं है कि हम अपनी जान खतरे में डाल दें। देवराज चौहान से पूछ लो, ये काम नहीं किया जा सकता। ये काम सुनकर देवराज चौहान का तो हवा पानी खिसक गया है, जगमोहन तेज स्वर में बोला। मुझे अपनी दौलत, वो हीरे जवाहरात वापस चाहिए। अगर सोहनलाल इस काम में ना होता तो वो तिजोरी नहीं खुल सकती थी। मेरी नजरों में सोहनलाल ज्यादा कसूरवार है। उसकी गलती अब तुम दुरुस्त करोगे? जगमोहन ने उखड़ी निगाहों से देवराज चौहान को देखकर कहा। सुना तुमने? जैम डिमोरा साहब चाहते हैं कि हम कुएं में छलांग लगा दें, और ये कुएं को ढांप भी देंगे ऊपर से। प्यार से बात करने का यही नुकसान होता है। इन्होंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी है, तो क्या ये जानकारी हासिल नहीं की कि कोई तुमसे इस तरह जबरदस्ती काम कराने की कोशिश करे तो? कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, जैम डिमोरा कह उठा। मैं ये नहीं चाहता मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग ये काम जरूर करो, मत करो। उस स्थिति में सोहनलाल को जिंदा देखने की उम्मीद छोड़ दो। ये काम तुम लोग करोगे तो सोहनलाल के लिए करोगे। तुम मैंने बता दो कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। हमें सोहनलाल सही सलामत जिंदा चाहिए। हमें सोहनलाल सही सलामत वापस चाहिए, जगमोहन, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इसका यही मतलब है, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल ने जैम डिमोरा के पैसे पर हाथ डाला। सोहनलाल पकड़ा गया। ऐसे में जैम डिमोरा का पूरा हक है कि ये सोहनलाल के साथ कुछ भी करे, बेशक उसे खत्म कर दे। लेकिन हमने सोहनलाल को बचाना है। तुम्हारा मतलब है कि हम डायमंड वर्ल्ड में जाएंगे? जगमोहन सकपका उठा। जाना ही पड़ेगा। जैम डिमोरा की दौलत वहां से बाहर निकालनी होगी, देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि डायमंड वॉल्ट में डकैती करनी होगी, परंतु मैंने थोड़ा बहुत उस वॉल्ट के बारे में सुन रखा है। वो सच में ऐसा वॉल्ट है कि उसमें कामयाबी मिलने के चांस बहुत कम है? बेशक कम ही सही, कोशिश तो करनी होगी सोहनलाल की खातिर। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया।
जैम डिमोरा की निगाह दोनों पर जा रही थी। गिरीश सोनी गंभीर दिख रहा था। मुझे यकीन है कि तुम सफल रहोगे डकैती के जादूगर, जैम डिमोरा मुस्कुराकर बोला। कुछ भी हो सकता है काम के दौरान, देवराज चौहान ने कहा। पर मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे बारे में जो जानकारी मुझे मिली वो तसल्ली बख्श है। तुम मुझे मेरे प्यारे हीरे जवाहरात जरूर वापस लौटा दोगे। वो मेरे लिए बेशकीमती हैं, जैम डिमोरा ने सिर हिलाकर कहा। मेरे लिए सोहनलाल कीमती है जैम डिमोरा। देवराज चौहान ने जैम डिमोरा को देखा। बरूटा इस समय पूरी तरह निश्चिंत होगा कि वॉल्ट में उसके केबिन में रखे वो हीरे जवाहरात 2,000 करोड़ की दौलत सुरक्षित है। वो जानता है कि वहां से उन्हें कोई व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना नहीं निकाल सकता। लेकिन तब उसे बहुत तकलीफ से भरा झटका लगेगा जब वो दौलत वॉल्ट से निकलकर मेरे पास पहुंच जाएगी। जैम डिमोरा सामान्य स्वर में बोला। मुझे विनय बरूटा से कोई मतलब नहीं, पर मुझे है। जैम डिमोरा का स्वर पहली बार सख्त हुआ। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे तो हैरानी है कि तुमने उस पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लिया, जगमोहन ने कहा। वो मुझसे हमेशा ठीक तरह से पेश आता था। कभी लगा ही नहीं कि वो मुझे धोखा देगा। दौलत के आगे दोस्ती फीकी पड़ जाती है, ये बात तुम्हें तुम्हारे अनुभव ने सिखाई नहीं क्या? जैम डिमोरा ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा, फिर कहा। इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, वो हमेशा नई बातें सीखता रहता है। मैं भी सीख रहा हूँ नई नई बातें, जैसे कि अपने बाप पर भी भरोसा ना करो, अगर मामला दौलत का हो या लड़की का। लड़की? आज से 25 साल पहले इसी तरह मेरे एक दोस्त ने मुझसे ऐसी लड़की को हथिया लिया था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों शादी करने जा रहे थे, लेकिन उस लड़की ने मेरे दोस्त से शादी कर ली। इस बात से मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। उसके बाद मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। अब बरूटा से दोस्ताना हो गया था और मैं सोचा करता था कभी कभी कि शायद ये दोस्त बनने के काबिल है, लेकिन फिर धोखा खा गया। जैम डिमोरा मुस्कुराया। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये बताओ कि वॉल्ट में कब तक डकैती कर लोगे? कब तक मेरी दौलत ला दोगे? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और तीखी निगाहों से गिरीश सोनी को देखकर पूछा। तुम डायमंड वॉल्ट के बारे में क्या जानते हो? क्या जानकारी है तुम्हारे पास? मेरे पास वॉल्ट की भीतरी जानकारी नहीं है, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु मैंने इतना सुन रखा है कि डायमंड वॉल्ट को लूटना असंभव है। बेशक तुम ये काम करने जा रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि कर लोगे। ये बात जैम डिमोरा को समझाओ, जगमोहन कह उठा। वो तुम लोगों का मामला है, तुम जानो, गिरीश सोनी ने कहा। तुमने ही देवराज चौहान को डकैती का जादूगर कहा है। सच बात को जरूर कह देना चाहिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। देवराज चौहान के कारनामों पर हमेशा ही मेरी नजर रही है। मैं जानता हूँ कि डकैती के मामले में ये सच में जादूगर है। अपने दोस्त को बचाने का मौका मिल रहा है तो ये काम जरूर करना चाहिए, बेशक हमारी जान चली जाए। जगमोहन ने गिरीश सोनी को घूरा। ये सोचना तुम लोगों का काम है, मैं तुम लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर ये काम करना ही है तो हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत भी नहीं, कहकर जगमोहन ने जैम डिमोरा से कहा। तुम सारी बातचीत इस प्राइवेट जासूस के सामने कर रहे हो, ये हमें फंसा भी सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, जैम डिमोरा बोला। तुम फिर किसी पर विश्वास करने का दावा कर रहे हो, फिर धोखा मिलेगा। मैं गिरीश पर विश्वास नहीं कर रहा, इसकी मेरी दोस्ती भी नहीं है, जैम डिमोरा गंभीर स्वर में बोला। इसकी कुछ कमजोरियों इसकी कुछ कमजोरियों के सबूत मेरे पास हैं। वो सब कुछ पुलिस के पास पहुंच गया तो इसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। तो तुमने इसके गले में रस्सा बांध रखा है? ऐसा वक्त आया तो मेरे आदमी इसे खत्म कर देंगे, ये बात ये अच्छी तरह जानता है। इसलिए ये कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। ये बहुत समझदार है, वैसे भी मैं इससे जो काम लेता हूँ उसकी भरपूर फीस देता हूँ। हम में सब ठीक चल रहा है। देवराज चौहान उठते हुए जैम डिमोरा से बोला। अपना फोन नंबर दे दो, अब जो भी बात होगी हम में सीधी बात होगी।
जैम डिमोरा अपना मोबाइल नंबर बताकर कह उठा, जो भी प्रोग्राम बने मुझे खबर देते रहना, इससे मेरा भी दिल लगा रहेगा। देवराज चौहान और जगमोहन वहां से बाहर इमारत से बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो अपनी अपनी सोचों में थे। जगमोहन ने कहा, तुमने एक बार भी जैम डिमोरा को इनकार नहीं किया। कोशिश करते तो शायद वो मान जाता। और सोहनलाल को? जैम डिमोरा कभी नहीं मानता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसे अपनी दौलत वापस चाहिए। सोहनलाल उसके कब्जे में है और हम डकैती करना जानते हैं। और वो जानता है कि दौलत डायमंड वॉल्ट में है। जाहिर है कि अब एक ही रास्ता बचता है कि हम डकैती करके वॉल्ट से दौलत निकालें और उसके हवाले कर दें। इस बात की क्या गारंटी है कि हम सफल होंगे? जगमोहन झल्लाया। कोशिश तो करेंगे ही। मैंने सुन रखा है कि वो वॉल्ट बहुत सुरक्षित है। वॉल्ट सुरक्षित ही होते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना पड़ता है। उसने कहा कि वॉल्ट के केबिन में बरूटा ने दौलत रखी है। केबिन का नंबर नहीं पूछा उससे? उससे पहले के कई काम करने हैं हमने। वॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। वॉल्ट के भीतर का नक्शा चाहिए। वहां ऐसी क्या सुरक्षा है कि ये बात मशहूर है कि उसे लूटा नहीं जा सकता। हो सकता है ये यूं ही अफवाह उड़ा रखी हो कि कोई वॉल्ट की तरफ देखने की कोशिश न करे। ये कोई खेल नहीं हो रहा है जो ऐसी अफवाह उड़ाई जाएगी। वॉल्ट में लोगों की भारी भारी रकमें पड़ी हैं। सब उसे सुरक्षित मानते हैं। कुछ तो होगा ही वॉल्ट में जो खास बात मानी जाती है। वॉल्ट में केबिन किसे कहते हैं? हम पता लगा लेंगे। दोनों कार के पास पहुंचकर ठिठक गए। वॉल्ट के बारे में हम दोनों अपने अपने तौर पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। इस तरह हम वॉल्ट के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। कम वक्त में ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। इस तरह तो ऊपरी जानकारी ही मालूम होगी। हमें वॉल्ट से वास्ता रखते किसी आदमी से मिलना होगा। वो भी होगा। मैं ऐसे किसी के बारे में पता लगाता हूँ जो हमें वॉल्ट के भीतर की जानकारी दे सके। कोई ऐसा इंसान जिसका वॉल्ट के भीतर आना जाना हो। स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति वॉल्ट में महत्वपूर्ण पद पर होगा। वो आसानी से कुछ बताएगा भी नहीं, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। पर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हमें अभी से अपने काम पर लग जाना चाहिए। रात को हम बंगले पर मिलेंगे, देवराज चौहान बोला। अगला दृश्य। जगमोहन रात 12:30 बजे बंगले पर लौटा। डिनर कर चुका था, परंतु देवराज चौहान तब तक बंगले पर नहीं लौटा था। घंटा भर इंतजार किया। देवराज चौहान को फोन करने की सोची, परंतु किया नहीं कि वो कहीं जाने कहाँ व्यस्त होगा। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद थकान सी महसूस हो रही थी। 1:30 बजे वो बेड के हवाले हो गया। देवराज चौहान 2:30 बजे लौटा। जगमोहन के बेडरूम में जाकर उसे नींद में देखा तो खुद भी कपड़े चेंज करके अपने बेडरूम में चला गया। अगले दिन सुबह 9 बजे जगमोहन ने चाय के साथ देवराज चौहान को उठाया। रात लेट आए? 2:30 बज गए थे। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। कुछ मालूम हुआ? क्या? डायमंड वॉल्ट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक औरत से बात हुई। 6 बजे छुट्टी करके वो डायमंड वॉल्ट की इमारत से निकली थी। उसे लाइन पर लाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। 20,000 दिए तब वो बोली। मैंने उससे वॉल्ट की भीतरी सुरक्षा के बारे में पूछा था कि वॉल्ट के भीतर चुपके से कैसे जाया जा सकता है। उसने बताया कि यह पूरी तरह नामुमकिन है। वॉल्ट के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए 3 लेवल की सिक्योरिटी से निकलना पड़ता है। पहली सिक्योरिटी बाहरी है, जहां गनमैन जबरदस्त ढंग से ड्यूटी देते हैं। वो सब मिलिट्री के रिटायर्ड जवान हैं। कोई भी अपनी ड्यूटी से लापरवाह नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है। कोई लापरवाही करता दिखा तो उसे फौरन नौकरी से हटा दिया जाता है। भीतर एक कमरा सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम है। वहां 20 के करीब स्क्रीनें लगी हैं, जहां वॉल्ट के भीतर और बाहरी हिस्सों को जहां वॉल्ट के भीतरी और बाहरी हिस्सों के दृश्य नजर आते हैं। वॉल्ट की सुरक्षा के साथ गनमैन पर भी नजर रखी जाती है कि वो लोग ठीक से ड्यूटी दे रहे हैं। ये बात गनमैन भी जानते हैं कि उन पर नजर रखी जा रही है। वो कभी भी लापरवाह नहीं होते।
गनमैनों की ड्यूटी 6-6 घंटों की होती है ताकि वो थके नहीं। हर 6 घंटे के बाद नए गनमैन पुरानों की जगह ले लेते हैं। दिन हो या रात, गनमैनों का पहरा इसी तरह चलता रहता है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में काम होता है। वो भी अपना काम ठीक से करते हैं। उस कंट्रोल रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि वॉल्ट का मैनेजर मयंक खोरे अपने ऑफिस में बैठा उन पर नजर रखता है कि वो लोग लापरवाह तो नहीं। मतलब कि बाहर गनमैनों की ड्यूटी और भीतर कंट्रोल रूम सप्ताह के 7 दिन चलते रहते हैं। मतलब कि ये दोनों काम कभी बंद नहीं होते। इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। जरूर एक्स्ट्रा स्टाफ होगा जो कोई छुट्टी ले ले तो उसकी जगह कोई और ले लेता होगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वाले वॉल्ट के भीतर का नज़ारा भी देखते रहते होंगे। हाँ, वॉल्ट के भीतरी रास्तों पर सीसीटीवी हर जगह जगह लगे हैं। ये लोग भीतर और बाहर दोनों जगह नजर रखते हैं। या ऐसा कहा जाए कि वॉल्ट का कोई कर्मचारी भी बिना वजह वॉल्ट में नजरों में आए बिना इधर उधर नहीं जा सकता। वो फौरन सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में आ जाएगा और कंट्रोल रूम में बैठे लोग उसे देख लेंगे। ये तो गड़बड़ वाली बात है, जगमोहन ने कहा। अगर कोई वॉल्ट में चोरी छुपे घुस भी जाए तो नजरों में आ जाएगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वाले उसे हर हाल में देख लेंगे। ये जरूरी है। ये बात हमारे काम में समस्या पैदा कर सकती है। इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा, जगमोहन बोला। कंट्रोल रूम में 20 के करीब स्क्रीनें हैं। ऐसे में वहां स्क्रीनों पर भीतर बाहर के नज़ारे स्थायी होकर दिखते रहते हैं। मैनेजर मयंक खोरे के ऑफिस में भी ये सब देखने का इंतजाम है, परंतु वहां दृश्य स्थायी नहीं रहते। रिमोट से जिस कैमरे का नज़ारा देखना हो वो स्क्रीन पर लाया जाता है, या फिर सब कैमरों के छोटे छोटे 3x3 इंच की तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर आई रहती हैं। जिस किसी कैमरे का दृश्य बड़ा करके देखना हो वो देखा जा सकता है। मयंक खोरे जरूर स्क्रीन को यदा कदा देखता होगा, परंतु ज्यादा नहीं देख पाता होगा क्योंकि उसे वॉल्ट के सब कामों को देखना पड़ता है। वो या तो अपने केबिन में रहता है या वॉल्ट के भीतर बाहर घूमता रहता है। कितनी उम्र का है मैनेजर मयंक खोरे? जगमोहन ने पूछा। 55, 60, शायद 60। वॉल्ट में क्या मैनेजर भी दिन रात 2 शिफ्टों में रहते हैं? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। नहीं, मैनेजर एक ही है। वॉल्ट खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का है। सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करना होता है। 6 बजे छुट्टी हो जाती है। मयंक खोरे अपने काम का और वक्त का बहुत पाबंद है। वो सख्त किस्म का व्यक्ति है और काम पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। वो सुबह 9 बजे से पहले ही वॉल्ट पर पहुंचता है और कभी भी लेट नहीं होता। रात 9 बजे तक वॉल्ट में ही रहता है। वॉल्ट छोड़कर कहीं नहीं जाता। उस औरत का कहना है कि पिछले 1.5 साल से उसने मयंक खोरे को कभी छुट्टी लेते नहीं देखा। सप्ताह के 6 दिन वॉल्ट खुलता है। संडे को छुट्टी होती है। वॉल्ट में कुछ रखा या निकाला नहीं जा सकता, परंतु मयंक खोरे चाहे तो छुट्टी के दिन भी कस्टमर को वॉल्ट के भीतर ले जाया जा सकता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है क्योंकि वॉल्ट में सामान रखने वाले कस्टमर सभी दौलतमंद हैं। इसलिए मयंक खोरे संडे को वॉल्ट खोलने को कम ही मना करता है। कस्टमर की बात मान लेता है। ऐसा किसी किसी संडे को ही होता है। मयंक खोरे का वॉल्ट पर पूरा कंट्रोल है। मैनेजर होने के साथ साथ वो वॉल्ट के 8 हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार भी है। मतलब कि पार्टनर है। जगमोहन ने सिर हिलाया। मैनेजर का काम करने की अलग से पे लेता होगा। जाहिर है, वो पार्टनर भी है तो मैनेजर का काम भी सख्ती से करेगा। उसके पास सारे अधिकार भी होंगे। ये सीसीटीवी कैमरे, जगमोहन ने कहा, क्या वहां भी हैं जहां लोग दौलत रखते हैं? नहीं, भीतर वॉल्ट के मुख्य दरवाजे के भीतर कोई कैमरा नहीं है। वहां पर हर कोई प्राइवेसी चाहता है। कैमरों का सारा इंतजाम वॉल्ट के भीतरी रास्तों और वॉल्ट के दरवाजे तक ही है, देवराज चौहान ने बताया। मतलब कि जो भी वॉल्ट के दरवाजे तक जाने के लिए रास्तों को तय करेगा वो फौरन कैमरे की नजर में आ जाएगा और देख लिया जाएगा। परंतु उन रास्तों पर पहुंचना भी किसी बाहरी का संभव नहीं है। बाद में, पहले ये बताओ कि जब कोई कस्टमर आता है तो मयंक खोरे कहाँ तक उसके साथ जाता है? मयंक खोरे वॉल्ट के भीतर तक उसके साथ जाता है और उसका लॉकर केबिन जो भी उसने किराए पर ले रखा होता है उसे खलवा कर मयंक खोरे बाहर आ जाता है
और वॉल्ट के दरवाजे से बाहर आकर मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। तो कस्टमर कैसे बाहर आता है? कस्टमर को 10 मिनट का वक्त दिया जाता है कि 10 मिनट में उसने बाहर आना है। भीतर लगा एक बटन दबाने पर बाहर बेल बजती है और मयंक खोरे दरवाजा खोल देता है। अगर कोई 10 मिनट से ज्यादा वहां रुकना चाहे तो? जगमोहन ने पूछा। इसका फैसला मयंक खोरे ही करता है कि उसे वक्त दिया जाए या नहीं। एक बार में एक ही कस्टमर भीतर जा सकता है। वॉल्ट के मुख्य दरवाजे के पास ही वेटिंग रूम है। ज्यादा कस्टमर हों तो उन्हें वहां बैठने को कहा जाता है कि नंबर आने पर भीतर भेजा जाएगा। देवराज चौहान ने सब बताया। वॉल्ट का वो दरवाजा कैसा है? कैसी सुरक्षा है? उसे खोला कैसे जा सकता? इस बात का जवाब औरत को नहीं पता था। उसका कहना है कि वो कभी भी इस वॉल्ट के दरवाजे को नहीं देख पाई, क्योंकि उस तरफ उसका कोई काम नहीं। उसकी ड्यूटी अकाउंट सेक्शन में होती है और मयंक खोरे का सख्त आदेश है कि जिसकी ड्यूटी जहां हो वो वहीं देखे, वॉल्ट के दूसरे हिस्से की तरफ ना जाए। जगमोहन ने सिर हिलाया। बाहरी गनमैन और सीसीटीवी, ये दो परतें हो गई। अब तीसरा सुरक्षा सिस्टम है गनमैनों के बाद वॉल्ट के बाहरी ऑफिस में पहुंचना। आने वाले कस्टमर को वॉल्ट की इमारत के बाहरी गेट के पास बने केबिन में मौजूद एक गनमैन इमारत के बाहरी ऑफिस में छोड़ता है। वहां 3 लोग मौजूद होते हैं। एक कंप्यूटर पर काम करने वाला, दूसरा उसका सहायक और तीसरा डायमंड वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले। जासूस? हाँ, सुधीर कावले प्रशिक्षण प्राप्त जासूस है और 5 सालों से डायमंड वॉल्ट में टिका हुआ है वो। परंतु वॉल्ट में जासूस का क्या काम? वही काम है जो बड़े बड़े होटलों में रखे जाने वाले जासूस का काम होता है। आने वाले कस्टमर को जांचना, उसके हाव भाव से उसे समझने की कोशिश करना कि वो संदिग्ध तो नहीं लग रहा। देवराज चौहान ने कहा। सुधीर कावले का काम आने वाले कस्टमर के दिमाग तक पहुंचना है। अगर उसे कस्टमर के हाव भाव ठीक नहीं लगते या पूछताछ में वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता तो सुधीर कावले इसकी खबर भीतर मौजूद मयंक खोरे को दे देता है। आगे का फैसला मयंक खोरे को करना होता है कि वो कस्टमर के बारे में क्या तय करता है। इतनी सावधानी किस लिए? क्योंकि नियम के मुताबिक कस्टमर को 10 मिनट के लिए वॉल्ट के भीतर छोड़ा जाता है, जहां करोड़ों अरबों खरबों की दौलत मौजूद रहती है कस्टमरों की। ऐसे में कोई गलत बंदा भीतर नहीं जाना चाहिए। हालांकि वॉल्ट के भीतर सब कुछ बंद होता है, हर जगह पर सिक्योरिटी लॉक है, परंतु नियम के मुताबिक सावधानी बरती जाती है। कस्टमर बेशक पुराना हो, परंतु हर बार सावधानी से उसे परखा जाता है, क्योंकि मयंक खोरे सोचता है कि पता नहीं कब कौन क्या कर दे। मयंक खोरे जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतता है, जगमोहन ने कहा, क्योंकि वॉल्ट की सारी जिम्मेवारी उस पर है। सुधीर कावले को वॉल्ट का काबिल बंदा समझा जाता है। मयंक खोरे उसकी इज्जत करता है। जो वॉल्ट के महत्वपूर्ण पद पर 5 सालों से टिका है वो काबिल ही होगा। जगमोहन गंभीर दिखा। उस औरत ने बताया कि कावले कस्टमर पर ही नहीं, वॉल्ट के स्टाफ पर भी पैनी नजर रखता है। अगर किसी के व्यवहार पर उसे शक होता है तो वो होरे को बता देता है। स्टाफ के लोग भी उससे सतर्क रहते हैं। सुधीर कावले की ड्यूटी मयंक खोरे के साथ ही खत्म हो जाती है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। परंतु मयंक खोरे जब भी चाहे कावले को बुला सकता है और वो हाजिर होता है। सुधीर कावले वॉल्ट की इमारत के भीतर कभी भी कहीं भी जा सकता है। मतलब कि सुधीर कावले को वॉल्ट की इमारत में कहीं भी जाने का की इजाजत है। हाँ, यूं समझो कि वो वॉल्ट के भीतर जाने के अलावा कहीं भी जा सकता है। मतलब कि मयंक खोरे सुधीर कावले पर पूरा भरोसा करता है, जगमोहन ने कहा। पूरा नहीं कहा जा सकता, परंतु काफी हद तक उस पर भरोसा करता है। मयंक खोरे पर डायमंड वॉल्ट की उसको संभालने की जिम्मेवारी है। ऐसे में वो पूरा भरोसा किसी पर नहीं करेगा। देवराज चौहान ने चाय समाप्त करके सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। वॉल्ट की इमारत के बाहरी हिस्से में, बाहरी ऑफिस में, जब कस्टमर आता है तो बेशक वो जाना पहचाना चेहरा हो, उसकी जांच क्रिया गंभीरता से पूरी की जाती है। जो भी वॉल्ट का कस्टमर है उसे कुछ डिजिट का नंबर दिया जाता है, जो कि उसकी पहचान होता है। वो ऑफिस में आकर अपना नंबर बताता है।
कंप्यूटर ऑपरेटर उस नंबर को टाइप करके कंप्यूटर में डालता है तो स्क्रीन पर उसका नाम और तस्वीर आ जाती है। तस्वीर से कस्टमर का चेहरा पहचाना जाता है, नाम जाना जाता है। तसल्ली हो जाने के बाद स्कैनर पर उसके अंगूठे का निशान लिया। अंगूठे का निशान? ये हर कस्टमर के साथ होता है। अंगूठे के प्रिंट से कस्टमर की पक्की पहचान की जाती है। स्कैनर पर अंगूठे के निशान लेने के 30 सेकंड बाद सॉफ्टवेयर उसे कैच करता है और पहले से मौजूद कस्टमर के अकाउंट में अंगूठे के निशान से मिलान करता है और स्क्रीन पर आ जाता है कि मैच हो गया। ये काम पूरा हो जाने के बाद कस्टमर के पास मौजूद वो चाबी देखी जाती है जिससे वो वॉल्ट के भीतर जाकर लॉक खोलना है। इसके बाद वॉल्ट का वो अधिकारी भीतर मौजूद मयंक खोरे को खबर करता है कि कस्टमर ने भीतर आना है। तब मयंक खोरे कहाँ होता है? वॉल्ट के भीतर अपने ऑफिस में, देवराज चौहान ने बताया। और भीतर जाने का रास्ता किधर है? उसी बाहरी ऑफिस के साथ एक गैलरी जाती है। 20 फीट की गैलरी एक दीवार जैसे रास्ते पर जाकर खत्म होती है। वो दीवार हकीकत में एक दरवाजा है, परंतु उसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। वॉल्ट के स्टाफ का कोई भी व्यक्ति भीतर से भी नहीं खोल सकता, क्योंकि स्टील के उस दरवाजे को रिमोट से खोला जाता है। वो रिमोट सिर्फ मयंक खोरे के पास होता है। यानी कि मयंक खोरे की मर्जी के बिना कोई भी वॉल्ट की इमारत के भीतर या बाहर नहीं जा सकता। कस्टमर के आने की खबर मिलने पर होरे खुद दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलता है, कस्टमर को रिसीव करता है और उसे वॉल्ट तक पहुंचाता है। कस्टमर के बाहर आने तक वो मयंक होरे की नज़र में रहता है। अगर भीतर एक से ज़्यादा कस्टमर आ जाएं और वो वेटिंग रूम में मौजूद हों, तो ऐसी स्थिति में उसकी सहायता करने के लिए सुधीर कावले भीतर आ जाता है। होरे उसे बुला लेता है। जब कावले भीतर हो और बाहरी ऑफिस में कोई नया कस्टमर आ जाए तो कस्टमर को बाहरी ऑफिस में इंतजार करना होगा। जब होरे कस्टमर को भीतर आने की इजाज़त दे देता है तो सुधीर कावले कस्टमर के साथ बाहरी ऑफिस से गैलरी के अंत तक दीवार रूपी दरवाजे के पास जाता है और कस्टमर को होरे के हवाले करके ही आता है, देवराज चौहान ने कहा। मतलब कि मुख्य तौर पर कस्टमर को मयंक होरे ही संभालता है। वॉल्ट की इमारत के भीतर वही होता है। हाँ, परंतु वो जानता होता है कि सीसीटीवी कैमरे उस पर नजर रख रहे हैं। कस्टमर के रूप में कोई गलत इंसान गलत इरादे से भीतर पहुंचा है और वो कोई गड़बड़ करता है तो उसे तुरंत देख लिया जाएगा। मान लो कि कोई गड़बड़ करता है, कैमरों द्वारा तब जाता है, तो इस पर क्या एक्शन होगा? ये मैं नहीं जानता। उस औरत के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जरा सोचो कि वॉल्ट के भीतर आने का एक ही दरवाजा है जो रिमोट से खुलता है। रिमोट मयंक होरे के पास ही है और होरे को बुरे इरादे वाले कस्टमर ने पकड़ लिया। तो तब काबले या सिक्योरिटी के लोग मामला संभालने के लिए भीतर कहां से आएंगे? ये तो हो नहीं सकता कि ऐसा कोई इंतजाम ना किया गया हो। तुम ठीक कहते हो, देवराज चौहान बोला। ऐसी स्थिति के लिए भी कोई इंतजाम होगा। कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे वॉल्ट के भीतर आया जा सके और कावले को उस रास्ते की जानकारी जरूर होगी। ये तो वॉल्ट की काफी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अभी ये सारी जानकारी ऊपरी तौर पर ली गई है, और भी कई बातें पता चलेंगी जो सुरक्षा से वास्ता रखती हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम लोग कैसे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जगमोहन गंभीर था। मुझे विश्वास है कि अभी कई नई बातें हमें पता चलेंगी, देवराज चौहान ने कस लिया। मैंने, जगमोहन बोला, दो ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है जो वॉल्ट की सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल? जगमोहन ने उसे देखा। सुरक्षा के उपकरणों में अक्सर कहीं ना कहीं खराबी आती रहती है। उन्हें ठीक करने के लिए डायमंड वॉल्ट ने सुरक्षा के उपकरण बेचने वाली कंपनी से अनुबंध कर रखा है। खराबी ठीक करने के लिए उन्हें 24 घंटों में किसी भी वक्त कॉल किया जा सकता है। ऐसे में ग्लोब नाम की कंपनी ने डायमंड वॉल्ट के काम दो व्यक्तियों के हवाले कर रखे हैं। रजत पांडे और सुजीत केशवानी नाम है उनके। खराबी आने पर मयंक होरे या वॉल्ट का कोई कर्मचारी सीधे उन दोनों को ही फोन कर देता है। खराबी के हिसाब से वो दोनों एक साथ भी आते हैं और कभी कोई एक ही आता है।
रजत पांडे की उम्र 35 बरस है। वो बिहार का रहने वाला है और सुजीत केशवानी गुजराती है, अहमदाबाद का रहने वाला है। दोनों के अपने अपने परिवार हैं। मैंने इन दोनों के बारे में जाना, इनका पता मालूम किया और आज इनमें से किसी से मिलूंगा। वॉल्ट के बारे में जानकारी लेने की चेष्टा करूंगा। इन दोनों का मोबाइल नंबर भी मैंने कहीं से ले लिया है। सावधानी से बात करना। डायमंड वॉल्ट से वास्ता रखने वाली आसान डायमंड वॉल्ट से वास्ता रखने वाले आसानी से काबू में नहीं आएंगे। जिस औरत से मैंने ये सब बातें जानी हैं वो वॉल्ट के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। उसने बेहद कठिनता से अपना मुंह खोला था। उसकी बातों से मैंने महसूस किया कि उस पर सुधीर कावले का डर हावी था। 20,000 लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम आज क्या करोगे? वॉल्ट के किसी अन्य व्यक्ति से वॉल्ट के बारे में और बातें जानने की कोशिश करूंगा, देवराज चौहान बोला। लेकिन अभी तक वॉल्ट के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वॉल्ट के भीतर वहां से जैम डिमोरा की दौलत को निकाल लाना आसान काम नहीं है। इस सारी स्थिति में वॉल्ट के भीतर नहीं जाया जा सकता। किसी तरह भीतर पहुंच जाएं तो फौरन सीसीटीवी कैमरों से हम देख लिए जाएंगे। जबकि वॉल्ट के भीतर जाने का दरवाजा मयंक होरे खुद ही बंद करता है। वो दरवाजा जाने कैसा है उसे खोलने के लिए भी किसी को ढूंढना होगा। दरवाजे के लॉक के बारे में औरत से नहीं पूछा। वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अभी तक जो स्थिति सामने आई है उसे देखते हुए कह सकता हूं कि न तो भीतर जाया जा सकता है, ना ही भीतर से दौलत बाहर लाई जा सकती है। वॉल्ट की इमारत में हर तरफ हर वक्त चौकस गनमैन रहते हैं। 2400 घंटे भीतर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों द्वारा नजर रखी जाती है। एक बात अभी आई मेरे दिमाग में, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। वॉल्ट के भीतर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी करने वाले रात को भी तो निगरानी करते हैं। तो किसी को वॉल्ट से बाहर निकलना हो तो वो कैसे जाता होगा? मेरे ख्याल में उनकी ड्यूटी पूरी रात भर चलती होगी, देवराज चौहान ने कहा। बेशक रात भर चले, परंतु इमरजेंसी भी तो हो सकती है। किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, या किसी के घर से कोई बुरी खबर आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, जगमोहन बोला। ये तो है नहीं कि रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कैद हो जाते हों। इसका मतलब कोई और रास्ता भी है भीतर बाहर आने जाने का। जरूर होगा। लेकिन बात तो वहीं पर आ जाती है कि किसी प्रकार भीतर प्रवेश कर लिया जाए तो सीसीटीवी टीवी द्वारा कंट्रोल रूम वाले उसी पल हमें देख लेंगे। वो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। कोई तो रास्ता होगा ही कि हम अपना काम कर सकें। जहां सुरक्षा ज्यादा होती है वहां उतनी ही बड़ी खामी भी होती है। ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था ही खामी पैदा करती है। हमें उस खामी को तलाश करना होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचें ठहरी हुई थी। वॉल्ट के भीतर का कोई व्यक्ति हमारी सहायता करे तो तब भी कुछ नहीं हो सकता। वो हमें वॉल्ट के भीतर तो प्रवेश करा देगा, परंतु सीसीटीवी कैमरों से हम बच नहीं सकते। तुम ये बात सोच के चलो कि हम वॉल्ट में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या हम वॉल्ट का दरवाजा खोल सकेंगे? नहीं। हम सेकंडों में सीसीटीवी द्वारा देख लिए जाएंगे। मतलब कि हम काम नहीं कर सकते। जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। वॉल्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमने इकट्ठा करनी है। उसी जानकारी में से हमें काम की बातें मिलेंगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान बेड से उठा। हमें अपने अपने काम पर चल देना चाहिए। इस वक्त को बर्बाद नहीं करना है। तुम उन दोनों से मिलने से पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और महसूस करो कि दोनों में से कौन हमें वॉल्ट के बारे में आसानी से बताएगा। मैं आज उन दोनों के बारे में मालूम कर लूंगा, जगमोहन ने कहा। क्या नाम बताए उन दोनों के? देवराज चौहान ने पूछा। रजत पांडे और सुजीत केशवानी। चलिए दोस्तों, 8वां भाग यहीं रोकते हैं और बाकी की कहानी डकैती के जादूगर के 9वें भाग में। कैसा लगा? कहानी थोड़ी सी ना दूसरी तरफ ट्विस्ट कर गई।
मैं ये सोच रहा था कि ये जो जैम डिमोरा है, मुझे ऐसा लगा कि इसी ने विक्की पावड़े से अपनी दौलत लुटवाई होगी और अब ये यानी हुआ क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन अटैचियों में कोई दौलत नहीं थी। वो केवल दिखाने के लिए था ताकि दोनों को, विनय बरूटा को भी और देवराज चौहान को भी, डकैती के लिए ऐड कर लिया जाए, एक साथ ले आया जाए और किसी तरह के सुरक्षित वॉल्ट में डकैती करवाई जाए। लेकिन ये थोड़ी सी और कहानी हो गई, यानी दोनों नहीं, एक ही आदमी डकैती करेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। खैर, ये जरा ज्यादा टाइट सिक्योरिटी बता दी इन्होंने। होती हैं सिक्योरिटीज, होती हैं, लेकिन इस तरह नहीं, मतलब इतने मशीनी अंदाज में नहीं होती, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे उतने ज्यादा लोग होंगे, और जिस सिस्टम में जितने ज्यादा लोग होंगे उस सिस्टम में उतनी ही ज्यादा कमियां होंगी। हर आदमी अपने साथ एक कमी लेकर चलता है। अब अगर मान लो कोई आदमी कहे कि साहब गेट पर 24 घंटे आदमी खड़ा रहेगा, तो आप ये मानो कि 3 घंटे के बाद एक आदमी को बाय लॉ रेस्ट चाहिए। और इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो लॉ के साथ पंगा नहीं लेना चाहेगी। तो यानी तीसरे घंटे उस आदमी को रिलीव करने के लिए भले 15 मिनट की ब्रेक हो, उसे कोई दूसरा आदमी खड़ा होना चाहिए। इस तरह जहां एक आदमी की जरूरत है वहां कम से कम 3 आदमी लगेंगे। और 24 घंटे के लिए अगर 3 आदमी एक काम को करते हैं तो उसकी जगह 9 आदमी लगेंगे, अगर सातों दिन करने हैं तो इस तरह जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा किसी भी सिस्टम में कमियां बढ़ती जाएंगी। खैर, अब देखना यह है कि कैसे हमारा हीरो डकैती करता है। पर जो भी है, कहानी ठीक ठाक जगह पर अब पहुंची है जाकर कहीं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि ये क्या बातचीत में ही सारी कहानी गुजारी जा रही है। खैर, अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे काम पर, जो कि है आप लोगों के विचारों को पढ़ना और उनके उत्तर देना। अ, एक ही दिन आप लोगों ने दबाकर मैसेजेस किए थे, अब तो कल 24 लोगों का मैसेज थे, आज 18 ही लोगों ने मैसेज किए हैं। खैर कोई नहीं, सर आंखों पर, जितनों ने किए उतना ही अच्छा। पर और ज्यादा आते तो और ज्यादा मजा आता। खैर, चलिए हम शुरू से करते हैं। शुरू से तो कल के शबीर भाई ने मैसेज किया है। शुरुआती दौर में जब मैंने उपन्यास पढ़ने शुरू किए थे तब मैं सिर्फ सुरेंद्र मोहन पाठक जी को ही सुपीरियर मानता था और बाकी लेखकों को कमतर समझता था, लेकिन अब जाके पता चला कि कोई भी लेखक कमतर नहीं होता। सही कहा भाई आपने, कोई भी लेखक कमतर नहीं है। ऐसा मानना ही आ, ये बुरी बात होगी ना। और अनिल मोहन तो बिल्कुल भी नहीं, थ्रिलर लिखने में तो उनकी कलम का लोहा खुद सुरेंद्र मोहन पाठक जी मान चुके हैं। और अब तो आलम यह है कि अनिल मोहन जी के ही उपन्यास का इंतजार रहता है। आज पुरानी बात याद करके अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आती है। जी हाँ भाई, होता है हमें। जब अपनी पीछे देखते हैं तो लगता है कि यार ये क्या बात थी, ऐसा कैसे सोच लिया मैंने, ये तो अपनी बेवकूफ़ी पर वाकई हंसी आती है। शुक्रिया भाई विक्रम भाई, आप नए प्रयास के लिए हम सब श्रोतागण आपके आभारी हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं। लव यू भाई, जितना भी प्यार दें कम है। धन्यवाद। आप सबका प्यार सर आंखों पर, और आपके कमेंट के लिए धन्यवाद शबीर भाई। और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो हमारे चैनल को सुनते हैं। ये ना मैंने कुछ खा लिया है मुझे लग रहा है, और मेरे गले में कुछ हो गया है और ये आवाज में कुछ गड़बड़ हो गई है। खैर, अगला कमेंट शबीर भाई ने फिर लिखा हुआ, आतंक के पहाड़ पर है भाई, हवलदार त्रिपाठी सीधी राह पर आ गया है, उसे प्रमोशन मिला, इस बात की खुशी है। हाँ भाई, मुझे इस बात की खुशी थी कि उसे प्रमोशन भी मिला और साथ में वो जो इनाम का पैसा भी मिला। भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा था
उसे बीवी भी भाग गई उसकी पैसे लेकर। ठीक है, उसे मिला कुछ नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और कमेंट आपका। देवराज चौहान की उदारता और ईमानदारी, भाई क्या कहने। हाँ, ये बात तो है। देवराज चौहान का दिल बहुत बड़ा है। दिल बड़ा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है। खैर, अ, आपने काफी कमेंट कर दिए हैं। अच्छा, इस उपन्यास के सारे एपिसोड से मेरा सबसे पसंदीदा एपिसोड यही है, आतंक का पहाड़ का नंबर 7। ऐसा क्या है? मुझे तो लगा कि यात्रियों का जहाज संक्षिप्त में हमारी कल्पनाओं पर ही छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शुक्र है एपिसोड 7 में जरा विस्तार से बताया गया है, और सबसे ज्यादा मजेदार एपिसोड यही है कि बहुत आनंद आया। अच्छा, आप इसे ही मजेदार पढ़ते हैं, हम सब आपके साथ हैं। विक्रम भाई, लव यू, बहुत सारा प्यार दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर भाई। आगे गौरव भाई का कमेंट है, गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, एक बात और बीच में रह गई थी। आपने कहा था शब्बीर भाई कि बाकी सारे लेखकों को कमतर समझता था मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेखक बहुत सारे थे, और बहुत सारे मतलब, अभी क्या होता है ना कि उस समय मुझे एक्चुअली किसी में भी कोई फर्क नजर नहीं आता था आसानी से। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी नहीं थी। अगेन, वही सारी बात कीमत पर आकर अटकती थी। तो जो भी कहानी हाथ लग जाए वो बढ़िया। इसमें मैं ना उन सबको हटा देता हूँ। हालांकि मैंने वो जो समीर, गुलशन नंदा और वो सब थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। मुझे समझ में आ गया था, नहीं 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 नहीं, ये नहीं भाई, ये ये रोने धोने वाला जरा साइड में कर दो। हाँ, लेकिन और जितने भी थे कि वेद प्रकाश काम्बोज के हो गए, या यू नो और वो इब्ने शफी का है, और एक और होता था यार, क्या नाम है, मेरे दिमाग में घूम रहा है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये इनका इंतजार रहता था कि हाँ ये वाला कहीं से मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो मिलते नहीं थे। और जो कोई हाथ में आता था फिर वो उसे पढ़ लेते थे, और फिर धीरे धीरे कौन सा था यार वो, चलो याद आया तो मैं जरूर बताऊंगा। पर हाँ, सुरेंद्र मोहन पाठक के ना, उसके ऊपर तस्वीरें जरा फ्लैशी ज्यादा होती थी। आई होप यू आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो इसलिए उनका नाम जरा ज्यादा चलता था। सुरेंद्र मोहन पाठक के तरह ही नाम लिखा होता था यार उस पर। क्या नाम था, खैर जाने दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना टाइम यहीं रह जाएगा। गौरव ने कहा है, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग गौरव। अवतार जी कह रहे हैं, विक्रम भाई कहानी तो अच्छी चल रही है, लेकिन डायलॉग ज्यादा है और एक्शन कम है। कहानी सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अवतार भाई, ये इंतजार खत्म हो गया। आ गया एक्शन का टाइम, भाई अपना लग गया है काम में, और जगमोहन पूरा साथ दे रहा है। अमर सिद्धू जी का कमेंट है, विक्रम भाई मैंने वेद प्रकाश शर्मा के बहुत नावल पढ़े हैं, विजय विकास वाले, कोई हो और सुना सकते हो? अ, अवश्य भाई, जरूर सुनाएंगे। एक बारी हम जरा देवराज चौहान की सीरीज खत्म कर लें, फिर हम सुनाते हैं। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, देवराज संतति उपन्यास शुरू में देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था, बाद में उसका अनुवाद वेद प्रकाश शर्मा के। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदी का हिंदी में अनुवाद कैसे हो सकता है? वेद तो नहीं है, और उसके 14 पार्ट है। विक्रम भाई आपकी जानकारी सही कर लो। 14 है कि 12 है? 1 मिनट देखने दो मुझे, मैंने उधर ही हाथों हाथ ही गिने थे इसलिए। 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा 7 हैं ये, ठीक है ठीक है ठीक है। सही कहा भाई, 14 ही है। वो मुझे सबसे आखिर में जो दिखा वो नंबर 12 था, तो मैंने 12 गिन लिया। 14 ही है, एक लाइन में 7 पड़े हुए हैं। खैर, लेकिन ये वो जो आप देवकी नंदन खत्री जी का कह रहे हैं ना, देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था वो चंद्रकांता की कहानी, वो वाला, वो उनका था। हाँ, उससे मिलता जुलता वो प्रेरणा स्रोत है, कह सकते हैं, अ, वेद प्रकाश शर्मा जी के लिए। ठीक वही मिलता जुलता है। इनफैक्ट उन्होंने अय्यारों का वर्ड वर्ड अय्यार का इस्तेमाल किया उन्होंने, जबकि अगर आप ध्यान दें तो ये
उर्दूनिष्ठ हिंदी जो थी, उसके अंदर अय्यार का शब्द आता है, तो और कहीं से प्रभावित नहीं है। तो हुआ क्या होगा कि इन्होंने मतलब मैं ऐसा मेरा लगता है मुझे, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ। देवकीनंदन खत्री जी ने भी ये वर्ड जो है, जैसे जो अलिफ लैला की कहानियाँ वगैरह है ना, उन सब से कहीं न कहीं से उठाया होगा। तो क्योंकि मुझे ये शब्द जीवन में अय्यार सुनने को ही वहीं से मिला था, चंद्रकांता से। तो वहाँ से मैं ये आइडिया लगा रहा हूँ। पर ख़ैर, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। अमित भाई कह रहे हैं थैंक यू अमित भाई। दिनेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई देवकांता तो ताज सीरीज ताज सीरीज स्टार्ट कर दो। विक्रम भाई देवकांता संतति से तो ताज सीरीज स्टार्ट कर दो। ताज सीरीज? कौन सी ताज सीरीज? दिनेश भाई जरा विस्तार से बताइएगा, मेरे को समझ में नहीं आई बात आपकी। पवन कुमार गोयल जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, धन्यवाद पवन कुमार जी। 38 शैलेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई टोटल कितना पार्ट बनेगा इस नॉवल का? इस नॉवल के भाई मेरे हिसाब से तो कम से कम 10 या 11 पार्ट बनने चाहिए। 11 बनते हुए तो फिर मैं उसे 12 पे ले जाऊंगा। मैं इवन चीजें ज्यादा पसंद करता हूँ। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं थैंक्स भाई जी मेहनत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपके इस क्या कहूँ एक्नॉलेजमेंट के लिए और आपके इस प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। विजय भाई का कमेंट आया है, अब आ गया शेर मैदान में, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कहानी बढ़िया चल रही है। जी हाँ, मजा तो अब आएगा इस एपिसोड को सुनने के बाद, जो मैं ये रिकॉर्ड किया अभी, और इसके बाद वाला। बेहतर कहानी तभी तो अनजान थी, बेकार कहानी तभी तो अनजान थी। अच्छा, ये क्या कह रहे अमरनाथ जी? नहीं, हाँ, अमरनाथ चौरसिया जी कह रहे हैं बेकार कहानी तभी तो अनजान थी। अच्छा, 52 पत्ते। हाँ, उसने जरा हमारा हीरो जो है ना, थोड़ा थोड़ा कमजोर कर दिया हमारे हीरो को, है ना। यानी में ही शुरू में, यानी कौन आदमी आपको उठा के घर से ले जाएगा? लेकिन खैर, वो भी एक फिक्शन की विधा है भाई, जाने दो। होता है ना कभी कभी। आप रोज तो आप चाय भी पीते हैं, तो वो भी एक से ऐसी नहीं होती। तो ये दोनों तरफ से होता है। कभी कभी आपको चाय की ललक लगी होती है, कभी कभी चाय वाकई बढ़िया बनी होती है। जब आपको चाय की ललक लगी होती है, तो जैसी भी हो चाय चाय ही होती है। और फिर जब चाय बढ़िया बनी होती है, फिर तो चाहे मन हो ना हो आदमी पी लेता है। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। उस वक्त हो सकता है, इस वक्त जब आप सुन रहे हो, उस वक्त आपकी भावना वैसी ना रही हो, चाय की ललक ना रही हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुखदीप जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी, सर हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? 6 एपिसोड में किया था खन्ना। सर, ऐसा नहीं हो सकता यार, ये मेरे पे इल्जाम है भाई। ये देखो, मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट 6 पे आपने कमेंट किया था, आप कह रहे हो। एक मिनट मुझे देखने दो, ऐसा कैसे हो गया कि मैंने कोई कमेंट ना पढ़ा हो? हाँ, अच्छा, सुखदीप जी पार्ट 6 में आपने लिखा है, ए थैंक यू सर जी, हमारा कमेंट पढ़ा मन को खुशी हुई, देवराज चौहान के फैन। अभी आप कह रहे हो कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ा? ये मतलब, ये क्या बात हुई यार? तो कंफ्यूज गए हैं आप। ठीक है, कोई नहीं, अब तो पढ़ लिया ना। सुखदीप जी का, खन्ना वाले सुखदीप जी का कमेंट था ये। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीप जी, और इसी तरह अपने विचार व्यक्त करते रहिए। 38 शैलेश भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी विक्रम जी, आप एकमात्र कथावाचक हैं। भाई, मैं कथावाचक नहीं हूँ। कथावाचक तो वो होते हैं जो रामायण वगैरह सुनाते हैं यार। मैं कहानीकार हूँ। वो है ना, अरे आप लोगों ने उसे सुना है ना, क्या नाम है उसका? कहानीकार, वो जो अपने नाम के साथ कहानीकार लगाता है यार, भूल गया मैं। उस भाई का भी वो है, वो पर वो यार भूत भात की कहानियां सुनाता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस तरह की है मैं। क्या नाम है उसका? सुधांशु राय, हाँ।
कहानीकार हूँ, तो मैं भी एक कहानीकार हूँ, कह सकते हैं, जो पाठकों की टिप्पणियों का उत्तर देते हैं। अच्छा, आपका मतलब समझ गया मैं। धन्यवाद शैलेश भाई। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आपका भला करे, ईश्वर आप सबका भला करे, ईश्वर पूरी पृथ्वी का भला करे। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं तो यार आपको कहानी सुनाता ही इसलिए हूँ कि अपनी ये जो बातें करने की कीमत है, इसे वसूल सकूँ। अच्छा है आप लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, यही तो मैं चाहता था। वो तो मेरी पेमेंट है आपकी तरफ कि आप लोग मेरी ये वाली बातें सुने। जानकर अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। धन्यवाद शैलेश भाई। अगला कमेंट है, कहानी बढ़िया, बढ़िया कहानी। देवराज चौहान काफ़ी भाग-दौड़ कर रहा है सोनलाल को बचाने के लिए। दोस्ती की अच्छी मिसाल है। हाँ, सही कहा कृष्णा बहन आपने। भाई देवकांता संतति कॉमिक वर्ल्ड पर पड़ी हुई है, शायद 8वां भाग चल रहा है, पढ़ने का बढ़िया अंदाज लगता है। धन्यवाद विक्रम भाई। हाँ, कॉमिक्स वालों के उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं। जो चीज़ कॉमिक्स वालों के पास है, मुझे लगता है कि वो अच्छी है, यानी क्वालिटी का माल है वहाँ। उनके जो दोनों चैनल हैं, उनके पैर में पैर मारना मूर्खता नहीं तो उससे थोड़ा ही कम कहलाएगी। बाकी आप सब सयाने हैं, तो जब तक हमारे पास नया माल है, हमने जो अलग से बाँध के रखा हुआ है, उसमें से निकाल के पढ़ते हैं ना। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे, तब तक ये बन जाएगा अलग से बाँध कर रखा हुआ। पर ख़ैर, आपका कमेंट अच्छा था कृष्णा बहन कि देवराज चौहान काफ़ी मेहनत कर रहा है, बिल्कुल। अब वो मेहनत जो है, वो तो पहले तो केवल भाग-दौड़ हो रही थी, मेहनत तो अब शुरू हुई है। अब देखिएगा, सुनिएगा मतलब इस कहानी में, इस पार्ट में और अगले पार्ट्स में। ख़ैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद कृष्णा बहन। लक्ष्मण पिसुडे कह रहे हैं, मोना चौधरी देवराज चौहान की कहानी पढ़ो भाई। अवश्य पढ़ेंगे भाई। बस कुछ एक कहानियाँ और रह गई हैं 25-30 के आसपास। इनको पढ़ के फिर हम उधर ही जाने वाले हैं, मोना चौधरी और देवराज चौहान। पहले अकेले देवराज चौहान की कहानियाँ पढ़ लें। खैर, आपके कमेंट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई। टेक सॉल्यूशन जी कह रहे हैं, वेरी नाइस सर। थैंक यू सर। वेरी नाइस टू यू एज़ वेल। किसी का कमेंट छूटा तो नहीं भाई, फिर से कंप्लेंट हो जाएगी। चलो, ठीक है। तो अ, एक बार और देख लूँ और हाँ, तो सबके कमेंट हो गए हैं। कल मेरे ख्याल से नहीं, सबके कमेंट पढ़ दिए मैंने। तो दोस्तों, आज मैंने इसीलिए थोड़ा, अगर आपके कमेंट का उत्तर ठीक से ना दिया हो तो थोड़ी सी क्षमा कीजिएगा। होता क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं इसे लंबा कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, पर फिर भी, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात करके आपके कमेंट्स का उत्तर देकर अपना समय मैं बचा रहा हूँ और आप लोगों को वर्बली उत्तर दे रहा हूँ। तो चलिए, साथ के साथ ही इसे मैं अपलोड करूँ, इसे रखता हूँ और अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। तब तक आप इसे सुने और कहानी वार्ता को आप सबने सब्सक्राइब कर ही रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, वो कृपया इसे कर लें। जब तक हम अगले भाग में मिलते हैं, डकैती के जादूगर भाग 9 में, तब तक के लिए सब भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।